हे चैंपियंस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। माई सेल्फ संजू शर्मा। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री की बुक 2 का चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। अब ये चैप्टर ही क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपने क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ा था, ये इस सिलेबस से आउट हो गया था। लेकिन अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपको पढ़ना होगा, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ पर भी MCQ क्वेश्चंस बनेंगे अपन वहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एज अ क्विक स्टडी करेंगे, फटाफट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और साथ में जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे MCQ बेस्ड वो भी अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, परसेप्शन ऑफ सोसाइटी। अब इस चैप्टर से जो अपने मिडिवल हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। और जो मिडिवल हिस्ट्री है उसका टाइम पीरियड बेसिकली 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी मान सकता है। सो अब बात करते हैं। चैप्टर का नेम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, परसेप्शन ऑफ सोसाइटी। मीन्स कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए, फॉरेन ट्रैवलर्स नहीं, कोई भी ट्रैवलर आया तो वो अपने जो इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर आया तो उसका क्या व्यू पॉइंट था, उसकी क्या ओपिनियन थी अपनी सोसाइटी के रिगार्डिंग, वो सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको मैं पहले बता दूं, जहाँ पर ये हाईलाइट वर्ड हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, 5 से MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अपन इनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वुमेन एंड मैन हैव ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ वर्क टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। अब बेसिकली कोई मैन ट्रेवल करता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला रीज़न बताया कि इसके अंदर फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वर्क, वर्क अपॉर्चुनिटी की सर्च में ट्रैवल करते हैं। साथ में कई नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से अफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से वो ट्रैवलिंग करते हैं। कई ट्रेडिंग करने के लिए ट्रैवल करते हैं। कई सोल्जर्स ट्रैवल करते हैं, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स, और ड्राइवन बाय सेंस ऑफ एडवेंचर। अब जो ये पिलग्रिम्स हो गए तो ये इनको एडवेंचर करना होता है, इसलिए ये ट्रैवल करते हैं। तो मतलब सबका अलग अलग बैकग्राउंड होता है कि वो ट्रैवलिंग क्यों कर रहे हैं। अब बात करते हैं। दोज हु विजिट और कम टू स्टे इन अ न्यू लैंड इनवेरेबली एनकाउंटर अ वर्ल्ड दैट इज़ डिफरेंट। अब कोई भी पर्सन अगर कोई नई लैंड में जा रहा है, नई एरिया में जा रहा है, तो उसको वहाँ का लैंडस्केप अलग दिखेगा और द फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके साथ में जो वहाँ के कस्टम्स होंगे, लैंग्वेजेस होगी, बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, वो सब अलग होंगे। जो वहाँ पर फॉलो हो रहा है उससे बिल्कुल अलग होगा। अब क्या करते हैं, मैनी ऑफ देम, अब कुछ होते हैं जो एज अ इंटरेस्ट जाते हैं ट्रैवलिंग करने, बस मज़े करने के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं ट्रैवल करते हैं और जो वहाँ पर उनको जो कुछ भी इनवेरिएबल चीज़ दिखती है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, कुछ भी अनयूजुअल दिखा उनको, साथ में कुछ रिमार्केबल है, तो वो उसको अकाउंट्स के अंदर लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो अपन को वही देखना है इस चैप्टर के अंदर। अपन जो भी अकाउंट्स मिले हैं अपन को उन सबको डिस्कस करेंगे। अब जो अकाउंट्स है वो बेसिकली मैन के ही अकाउंट्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो वुमेन के अकाउंट्स है वो बहुत ही कम है, इसलिए इस चैप्टर में अपन जो मैन के जो अकाउंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब क्या है, जो अकाउंट्स होते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी जाती है तो वो भी क्या है, इनवेरिएबल होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कैसे कि कुछ अकाउंट्स किसके बारे में बात करते हैं, अफेयर्स ऑफ द कोर्ट, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं कुछ अकाउंट्स बात करेंगे रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर, और कुछ अकाउंट्स बात करेंगे आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड मोनूमेंट्स के ऊपर, कि वहाँ का मोनूमेंट कैसा है, वहाँ की बिल्डिंग्स कैसी है। इसका ये एग्जाम्पल दिया है। जो चैप्टर 7 है विजयनगर, अगर आपने पढ़ लिया है आपको पता होगा विजयनगर के अंदर बेसिकली मोनूमेंट्स के बारे में पूरा चैप्टर है। तो उसके अंदर एक ट्रैवलर गए थे जिसका नेम है अब्दुल रज़ाक समरकंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम लर्न कर लेना। इसमें क्या था, इन्होंने वहाँ पर गए और वहाँ पर जो भी मोनूमेंट्स और जो आर्किटेक्चरल फीचर्स थे उन सबको अपने अकाउंट के अंदर मेंशन किया। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें बताया कि आर्किटेक्चरल फीचर्स और मोनूमेंट्स के भी अकाउंट्स थे। है ना, आगे बात करते हैं। अब ट्रैवलर्स कुछ ऐसे भी थे जो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर नहीं जाते थे, बस वो खुद के सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही घूमते रहते थे। जैसे कि मुगल एम्पायर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, वो विद इन एम्पायर ही ट्रैवल करते थे। देन अब आता है मेन पॉइंट कि इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल सी हाउ आवर नॉलेज ऑफ द पास्ट। सो अपन को अपने पास्ट के बारे में नॉलेज मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ट्रैवलर्स, जो कि ट्रैवलर्स गए थे उस टाइम पर, और उन्होंने उन्होंने अपने अकाउंट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सब अपन डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 3 मैन के अकाउंट्स डिस्कस करने वाला है। पूरा चैप्टर ये 3 मैन के अकाउंट्स के ऊपर ही बेस्ड है। फर्स्ट है अल बरूनी, जो कि उज़्बेकिस्तान से आए थे 11th सेंचुरी के अंदर। नेम लर्न कर लेना, कहाँ से आए वो लर्न करना है और कौन सी सेंचुरी के अंदर आए। देन सेकंड मैन है इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आए थे। अब मोरक्को कहाँ पर है? एक नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर एक एम्पायर था उस टाइम पर, वहाँ से आए थे 14th सेंचुरी के अंदर। देन बात करते हैं फ्रेंच मैन फ्रैंकियोस बर्नर, जो कि 17th सेंचुरी के अंदर आए थे, और ये कहाँ से आए थे? फ्रांस से। ये नोट कर लेना, फ्रांस से आए थे। अब साइड में एक इमेज गिवन है कोकोनट की, नारियल की।
तो इसको भी देखकर जो ट्रैवलर्स आए थे वो थोड़े शॉक हो गए थे कि ये कैसा फ्रूट है या फूड है। और एक ये पान लीव्स, जो पान आता है ना, वो है, तो इसको देखकर भी जो ट्रैवलर्स हुए थे वो थोड़े अनयूजुअल थे, वो थोड़े शॉक हो गए थे। अब बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, अल बरूनी एंड द किताबुल हिंद। अल बरूनी की जो बुक थी उसका नेम है किताबुल हिंद। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सब हेडिंग से, फ्रॉम ख्वारिज्म टू दी पंजाब। अल बरूनी वॉज बॉर्न इन 1973 इन ख्वारिज्म इन प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान। ख्वारिज्म उज़्बेकिस्तान के अंदर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 1973 के अंदर। साइड में आप लोकेशन देख सकते हैं ख्वारिज्म कहाँ पर लोकेट करता है। ख्वारिज्म वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के टाइम पर इंडिया में कुछ स्टेट्स है, कुछ सिटीज़ है, वो अपने फंक्शन से डिनोट होती है, उसी तरह उस टाइम पर जो ख्वारिज्म था वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग था। सो उसी के साथ में जो अलबरूनी थी उनको एक बेस्ट एजुकेशन मिली थी उनके टाइम पीरियड में। ही वॉज वेल वर्स्ड, और उनको बहुत सारी लैंग्वेज में वो परफेक्ट थे। कौन कौन सी लैंग्वेज थी? सीरिक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत। Although he did not know Greek, he was familiar with the works of Plato and other Greek philosophers, having read them in Arabic translation. So जो अलबरूनी थे उनको ग्रीक लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्लेटो है, जो ग्रीक फिलोसोफर है, उनके जितने भी वर्क्स थे उनके बारे में उनको पता था, बिकॉज ऑफ द अरेबिक ट्रांसलेशन। इन 1017, when Sultan Muhammad invaded Khwarizm, he took several scholars and poets back to his capital, गजनी। 1017 के अंदर जो सुल्तान मोहम्मद थे उन्होंने ख्वारिज्म को इन्वेड कर दिया और उसको कैप्चर कर लिया। फिर जब वो अपनी कैपिटल गजनी गए तो अपने साथ कुछ स्कॉलर्स और पोइट्स को लेकर गए थे। अल बरूनी वॉज वन ऑफ देम, और उसमें अल बरूनी भी एक था। ही अराइव्ड इन गजनी एज अ हॉस्टेज, और वो एक तरह से बंदी बनकर आया था गजनी के अंदर। और जब तक उसकी डेथ हुई एज ऑफ 70 तक, तब तक वो गजनी के अंदर ही रहा। फिर आगे बात करते हैं, इट वॉज इन गजनी, जब वो गजनी में था तब उसको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ इंडिया के रिगार्ड्स। दिस वॉज नॉट अनयूजल, संस्कृत वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक फॉर फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। और जो संस्कृत के वर्क्स थे एस्ट्रोनॉमी पर, मैथमेटिक्स पे और मेडिसिन पे, उन सब के बारे में जो अलबरूनी उसको पता था, क्योंकि उस टाइम पर अरेबिक के अंदर वो ट्रांसलेट हो गए थे। When the Punjab became a part of the Ghaznavid Empire, contacts with the local population helped create an environment of mutual trust and understanding. और जब पंजाब एक गजनाविद एम्पायर का पार्ट बना, उसके बाद से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद से अलबरूनी इंडिया के अंदर आए और उन्होंने अकाउंट्स लिखे। Al-Biruni spends years in the company of Brahmana, priests and scholars, learning Sanskrit and studying religious and philosophical texts. और जब अलबरूनी इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने जो ब्राह्मण प्रीस्ट है उनके साथ रहे और साथ में स्कॉलर्स के साथ, और संस्कृत सीखी वहाँ पर और रिलीजियस स्टडीज़ की। वाइल हिज इटनरी इज़ नॉट क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इटनरी का मतलब कि ट्रैवलिंग प्लान होता है ना, जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो आप ट्रैवल प्लान करते हैं कि पहले वहाँ जाएंगे फिर वहाँ पर जाएंगे। तो इस केस के अंदर अलबरूनी को बिल्कुल भी क्लियर नहीं था अपने ट्रैवल प्लान के बारे में। देन आगे चलते हैं। देन दिस लिटरेचर डील्ड विथ लैंड्स एज फार अपार्ट एज द सहारा डेजर्ट इन द वेस्ट एंड टू द रिवर वोल्गा इन द नॉर्थ। और जो अलबरूनी के जो अकाउंट्स थे उसके अंदर सहारा डेजर्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई थी, साथ में नॉर्थ में चले जाओ रिवर वोल्गा तक, वहाँ की भी इंफॉर्मेशन उनके अकाउंट के अंदर लिखे हुए थे। इट मीन्स कि बहुत ही बड़ा ट्रैवल किया था अलबरूनी ने। अब साइड में एक बॉक्स है, इसको क्या है, ऐसे बॉक्सों को छोड़ा मत करो क्योंकि इसमें से ही एमसी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्या है, जो अलबरूनी थे उन्होंने एक्सपर्टाइज इन सेवरल लैंग्वेजेस अलाउड हिम टू कंपेयर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट टेक्स्ट। तो अलबरूनी जैसे आपको पता है कुछ एक्सपर्टीज थी उनको, वो वर्ड्स थे कुछ लैंग्वेज के अंदर। ही ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क्स इंक्लूडिंग पतंजलि वर्क ऑन ग्रामर इनटू अरेबिक। सो जो अलबरूनी थे उन्होंने जो संस्कृत वर्क है पतंजलि वर्क ऑन ग्रामर उसको ट्रांसलेट किया था अरेबिक के अंदर। साथ में फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड ही ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ यूक्लिड इनटू संस्कृत। और अपने ब्राह्मण फ्रेंड के लिए इन्होंने जो यूक्लिड, जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उसके वर्क्स को संस्कृत के अंदर ट्रांसलेट किया था। तो एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं मैनी अदर्स आउटसाइड इंडिया में हैव डन सो। और जो इनके अकाउंट्स है वो ज़्यादातर जो इंडिया के बाहर के लोगों ने ही पढ़े हैं ज़्यादातर, क्योंकि अब इंडिया के लोग क्यों पढ़ेंगे, उनको तो सब पता है कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। तो जो बाहर के थे, जो इंटरेस्टेड थे इंडिया के बारे में, उन सब ने इनके अकाउंट्स तो पढ़े थे। अब बात करते हैं साइड में एक और इम्पॉर्टेंट है, मेट्रोलॉजी क्या होती है। मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। जो मेजरमेंट करते हैं ना अपन वेट्स और स्केल इनके अंदर, तो उसको उसकी साइंस को क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी। अब बात करते हैं किताबुल हिंद के बारे में, जो उनकी बुक थी।
अल-बरूनी किताबुल हिंद रिटन इन अरेबिक इन सिंपल एंड ल्यूसिड। सो जो अल-बरूनी की जो बुक थी किताबुल हिंद वो अरेबिक लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू बेस्ड कि जो किताबुल हिंद थी वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। और जो किताबुल हिंद थी उसके अंदर उसको डिवाइड किया था 80 चैप्टर्स के अंदर, जिसके अंदर रिलीजन भी आ गया, फिलोसफी आ गई, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम्स, ये सब उसके अंदर इंक्लूडेड थे। अब क्या था, जो अल-बरूनी ने क्या एक डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर अपनाया था अपने अकाउंट्स के अंदर। कैसे? जब वो कोई चैप्टर स्टार्ट करते थे, जब वो कोई पेज स्टार्ट करते थे, तो उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन पूछते थे। कोई भी जैसे मान लो रिलीजियस के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो पहले उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते थे, फिर उसको आंसर करते थे और फिर लास्ट में उसको कंपेयर करते थे विद अदर कल्चर्स। लास्ट में कंपैरिजन होता था। सम प्रेजेंट डे स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड दैट दिस ऑलमोस्ट जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर। और जो आज के टाइम के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा कि जो अल-बरूनी है उन्होंने जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर अपनाया था उस टाइम। ठीक है, देन आगे चलते हैं। ही वॉज फैमिलियर विद ट्रांसलेशन एंड अडॉप्शन ऑफ संस्कृत पाली प्राकृत टेक्स्ट इनटू अरेबिक। और इनको संस्कृत टेक्स्ट में भी वर्ड्स थे, पाली प्राकृत टेक्स्ट, इन सबको इन्होंने अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट किया था। ठीक है, अब ये साइड में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसको देखते हैं क्या है ये। द टर्म हिंदू की जो हिंदू टर्म है वो कहाँ से आया। अब आज के टाइम पे क्या है, हिंदू क्या है, एक रिलीजन है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। तो देखते हैं। द टर्म हिंदू वॉज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड पर्शियन वर्ड। तो जो टर्म हिंदू है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, पर्शियन वर्ड से। इन द 6th and 5th सेंचुरी रेफर्स टू दैट रीजन ईस्ट ऑफ द रिवर सिंधु इंडस। अब जो हिंदू वर्ड है वो किस लिए कहा जाता था कि जो ईस्ट के अंदर जो रिवर सिंधु है, जो इंडस है, उसके लिए हिंदू वर्ड यूज़ किया जाता था। देन उसके बाद अरब्स आए। अरब्स ने भी पर्शियन यूसेज, मतलब जो पर्शियन टर्म है हिंदू, उसको यूज़ किया। तो जो अरब थे उन्होंने क्या कहा कि जो ईस्ट के अंदर जो इंडस रिवर है उसके जो पीपल है उसको तो हिंदी कहा और साथ में उस रीजन को क्या कहा, अल हिंद। देन बाद में टर्क्स आए। टर्क्स ने क्या कहा कि जो पीपल ईस्ट ऑफ द इंडस एज हिंदू। जो ईस्ट के अंदर जो पीपल है वो क्या है, हिंदू है। उनकी लैंड का नेम क्या है, हिंदुस्तान। और उनकी लैंग्वेज क्या है, हिंदावी। तो ये थोड़ा इनका सही था, टर्क्स ने सही फॉलो किया। अब एक लाइन यहाँ पर मेंशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिलीजियस कैनोटेशन है वो उस टाइम पर नहीं था। मतलब कि उस टाइम पर कोई ऐसा नहीं था कि हिंदू एक रिलीजन है। हिंदू वर्ड एज अ लोकेशन डिनोट करने के लिए यूज़ होता था कि जो ईस्ट के अंदर जो पीपल है उनको हिंदू एज अ बोल सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पर हिंदू क्या है, हिंदू एक रिलीजन बन गया, एक रिलीजियस कैनोटेशन हो गया, लेकिन उस टाइम पर कोई भी रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं थी। देन आगे चलते हैं। ये हो गया अल-बरूनी का पूरा टॉपिक। अब बात करते हैं इब्न बतूता रियालास। इब्न बतूता's बुक ऑफ ट्रेवल्स कॉल्ड रियला रिटन इन अरेबिक। सो इब्न बतूता की बुक का नेम है रियला, जो कि इंपॉर्टेंट है, इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। और कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई, अरेबिक लैंग्वेज के अंदर लिखी गई। और जो ये बुक थी रियला, ये किस पर फोकस करती थी, जो सोशल और कल्चरल लाइफ है उसके ऊपर फोकस करती थी। लेकिन जो अल-बरूनी थे उन्होंने अपनी बुक के अंदर रिलीजियस के बारे में ज़्यादा बताया था। सो ये कब आए, 14th सेंचुरी के अंदर अपने इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर आए। ईयर याद कर लेना, 14th सेंचुरी। दिस Moroccan traveler was born in Tangier into one of the most respectable and educated families known for their expertise in Islamic religious law और शरिया। सो ये कहाँ से आए, मोरक्को से, जो कि एक नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन एम्पायर था उस टाइम पर। और कहाँ पर बॉर्न हुए थे, टैंजियर के अंदर। और ये एक रेस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिली के अंदर बॉर्न हुए थे। साथ में ये एक्सपर्ट थे किसके अंदर, इस्लामिक रिलीजियस लॉ के अंदर, शरिया के अंदर एक्सपर्ट थे। तो इनको एज ए उलामा भी बोल सकते हैं। इनको स्कॉलस्टिक एजुकेशन मिली, मतलब बहुत ही हाई लेवल की एजुकेशन भी मिली थी। अब क्या एजुकेटेड फैमिली से है तो एजुकेशन तो मिलनी थी। Then, unlike most other members of the class, Ibn Battuta considered experience gained through travels to be more important source of knowledge than books. So, इनका क्या मानना था कि जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है वो ट्रैवल के जरिए अच्छी तरह समझ आता है, ना कि बुक्स के जरिए। ही जस्ट लव ट्रैवलिंग। अब जो ट्रैवलिंग के बारे में ऐसा बोल रहा है, इट मीन्स वो ट्रैवलिंग को लव करता है, उसको ट्रैवलिंग पसंद है। सो बिफोर ही सेट ऑफ फॉर इंडिया इन 1332-33। तो 1332-33 में इंडिया में जाने से पहले इन्होंने पिलग्रिमेज ट्रिप की मक्का में, साथ में सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, वहाँ पर घूमने गए। साथ में जो कोस्ट है ईस्ट अफ्रीका, वहाँ पर भी घूमने गए। आप समझ सकते हो कितना पसंद था इसको ट्रैवलिंग करना। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग ओवरलैंड थ्रू सेंट्रल एशिया। इब्न बतूता रीच्ड सिंध इन 1333। अब जो इब्न बतूता थे उन्होंने सेंट्रल एशिया के थ्रू लैंड रूट अपनाया और सिंध के अंदर पहुंचे 1333 के अंदर। ही हैड हियर्ड अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक द सुल्तान ऑफ दिल्ली एज अ जनरस पैट्रन ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स।
तो इसने सुना कि जो सुल्तान ऑफ दिल्ली है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, वो पैट्रॉन है आर्ट्स एंड लेटर्स के अंदर। तो फिर इसने प्लान बनाया कि अब दिल्ली चलते हैं। तो वो मुल्तान और उच के थ्रू वो दिल्ली चला गया। द सुल्तान वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप एंड अपॉइंटेड हिम एज द काजी। और जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, वो इससे इम्प्रेस हो गए और इसको काजी बना दिया दिल्ली के अंदर। काजी मीन्स जज। He remained in that position for several years until he fell out of favor and was thrown into prison. वो कुछ सालों तक वहाँ पर काजी बनकर रहा, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसकी वजह से उसको क्या कर दिया, प्रिजन जेल के अंदर बंद कर दिया। फिर बाद में थोड़े सालों बाद उस जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हुई, फिर उसको वापस इंपीरियल सर्विस के अंदर रिस्टोर कर दिया और उसको ऑर्डर दिया कि आप ऐसा करो, 1342 के अंदर ऑर्डर दिया, आप ऐसा करो चाइना के अंदर एज अ सुल्तान एनवॉय, एज अ एम्बेसडर बन के जाओ टू दी मंगोल रूलर। फिर क्या था, इसको मौका मिल गया फिर से ट्रैवलिंग का। तो चाइना से जाने से पहले इसने क्या किया, सबसे पहले मालाबार कोस्ट गया, मतलब केरल साइड में। फिर वहाँ से मालदीव्स गया और मालदीव्स के अंदर 18 मंथ्स तक रहा एज अ काजी, मतलब काजी की सर्विस दी मालदीव्स के अंदर। फिर जब मालदीव्स के अंदर इसका पेट भर गया तो फिर ये श्रीलंका चला गया घूमने। अब क्या हुआ श्रीलंका के अंदर इसका, हाँ भाई अब हो गया, अब चलते हैं वापस। तो श्रीलंका से भी वापस ही आया मालदीव्स में देन वापस मालाबार कोस्ट में, मतलब केरल जो वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर। दैन फिर वहाँ से बंगाल गया, फिर बंगाल से आसाम, मतलब कि एक तरह से पूरा आधा से ज़्यादा इंडिया घूम लिया था। फिर इसने एक शिप ली सुमत्रा के लिए एंड अनदर शिप फॉर द चाइनीज पोर्ट। फिर उसने एक शिप ली, सुमत्रा एक एरिया है वहाँ के लिए, और एक और शिप ली फॉर द चाइनीज पोर्ट टाउन ऑफ जयातुन, जो कि चाइना के अंदर है। फिर ये चाइना के अंदर भी खूब घूमा एज फार एज बीजिंग, जो चाइना की जो आज के टाइम की जो कैपिटल है वहाँ तक भी ये घूमता रहा। बट डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, डिसाइडेड टू रिटर्न होम इन 1347। और फिर इसको लगा कि हाँ यार अब तो खूब घूम ली, अब चलते हैं घर। तो 1347 के अंदर ये घर निकल लिया। हिज अकाउंट इज ऑफ्टन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो हु विजिटेड चाइना। और उसको इसके जो अकाउंट्स थे, इब्न बतूता के जो अकाउंट्स थे, उसको कंपेयर किया जाता है किससे, मार्को पोलो से, जो कि जिन्होंने भी चाइना के अंदर विजिट किया था। अब इसके अंदर और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये बताया है कि जो ट्रैवलिंग था वो थोड़ा क्या था, उस टाइम पर डेंजरस था, हजार्डियस था, क्योंकि उस टाइम पर क्या थे, जो रॉबर्स थे, जो ये ना द लोनली ट्रेलर, इसमें बताया कि जो रॉबर्स थे वो उन पर अटैक कर दिया करते थे। अब इसमें क्या है कि इम्पोर्टेंट है, इसमें बताया है कि एक एरिया से जब दूसरे एरिया जाते थे तो कितना टाइम लगता था। तो इस पर एमसी क्वेश्चन बन सकता है। ये इन्होंने बताया कि मुल्तान से दिल्ली जाते हैं तो 40 डेज लगते हैं, और जब सिंध से दिल्ली जाते हैं तो 50 डेज लगते हैं, और उसी तरह दौलताबाद से दिल्ली जाते हैं तो 40 डेज लगते हैं, और ग्वालियर से दिल्ली जाते हैं तो 10 दिन लग जाते हैं। ग्वालियर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे। ये इतनी सारी जगह है जो इब्न बतूता घुमा था। अब बात करते हैं यहाँ पर। तो ये बताई थी मैंने, ट्रैवलिंग क्या थी उस टाइम पे बहुत इनसिक्योर थी, क्योंकि रॉबर्स वहाँ पर अटैक कर दिया करते थे। इन फैक्ट ही प्रेफर ट्रैवलिंग इन अ कारवान अलॉन्ग विद कंपेनियंस, बट दिस डिड नॉट डेटर हाईवे रॉबर्स। सो ये क्या प्रेफर करता था कि अपन एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जाए, बहुत सारे लोगों के साथ जाए, जिससे क्या है, थोड़ा जो हाईवे जो रॉबर्स हैं उनसे लड़ सकेंगे। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली फॉर इंस्टेंस इस कारवान वॉज अटैक। और जब ये मुल्तान से दिल्ली जा रहा था तो इसका जो कारवान था उस पर अटैक किया किसने, रॉबर्स ने। और कुछ इसके जो ट्रैवलर्स थे उनकी जान भी चली गई, और कुछ जैसे कि इब्न बतूता वो क्या हो गए, वाउंड हो गए, जख्मी हो गए। ठीक है, ये हो गया। अब द इंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज स्टार्ट करते हैं, सेकंड सब हेडिंग। सो हाँ, इसमें ये बताया है कि जो इब्न बतूता थे तो वो कहाँ कहाँ पर ट्रैवल करके आए। नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और इवन रशिया तक ये घूमकर आए थे। देन ये हो गया, जब वो मोरक्को, जब चाइना से जब वो मोरक्को पहुंचे तो उन्होंने वैन ही रिटर्न द लोकल रूलर इशूड इंस्ट्रक्शन दैट हिज स्टोरीज बी रिकॉर्डेड। तो जब मोरक्को पहुंचे तो वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो इसकी जो स्टोरी है उसको रिकॉर्ड किया जाए। देन आगे चलते हैं। अब एक नेम है इब्न जूजे। इब्न जूजे हु वॉज डिप्यूटेड टू राइट दैट इब्न बतूता डिक्टेटेड। अब क्या है, जो इब्न बतूता थे उसकी स्टोरी को लिखना था, तो किसको काम दिया गया, इब्न जूजे को। और इन्होंने जो उसकी स्टोरी लिखी इब्न बतूता की। अब यहाँ पर है कि इब्न बतूता के बाद कौन कौन गया। बहुत सारे नेम है, तो इस पर तो फिर क्या है, कोई सा भी नेम आएगा तो फिर एमसी क्वेश्चन तो वहाँ पर बन सकता है। तो नेम पहला आता है अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जो कि साउथ इंडिया गए 1440s के टाइम पर। दैन मोहम्मद वली बल्खी गए कब, 1620s में। दैन शेख अली हसीन गए नॉर्थ इंडिया इन 1740s। अब क्या है, बहुत सारे नेम हो गए तो लर्न तो करना पड़ेगा लेकिन।
कुछ भी आ सकता है भाई, अगर आपको फुल नंबर लाना है ना तो लर्न तो करना पड़ेगा। Then some of these authors were fascinated by India, and one of them, Mohammed Balki, कौन है ये मोहम्मद वली बाल्की, even became a sort of सन्यासी for a time। और जो मोहम्मद बाल्की थे उनको इंडिया इतना पसंद आया कि वो वहीं पर सन्यासी बन गए। Others such as Hazin were disappointed and even disgusted with India, where they expected to receive a red carpet treatment। अब कुछ को इंडिया बहुत पसंद आया और कुछ को इंडिया पसंद ही नहीं आया, जैसे कि हाजिन, कौन, शेख अली हाजिन। तो ये इंडिया के अंदर आए तो इनको डिसअपॉइंटेड हुए बहुत ही, क्योंकि ये क्या सोच के आए थे कि यहाँ पर रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलता है, रेड जो कारपेट है उसके ऊपर आराम से बैठाया जाता है। इनको नहीं मिला ऐसा ट्रीटमेंट, तो ये डिसअपॉइंट हो गए। मोस्ट ऑफ देम सो इंडिया एज अ लैंड ऑफ वंडर्स। लेकिन जो ज़्यादातर थे वो लैंड को क्या मानते थे, एज अ, इंडिया को क्या मानते थे, एज अ लैंड ऑफ वंडर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ये हो गया इब्न बतूता का। अब बात करते हैं थर्ड मैन के बारे में, जो कि है फ्रैंकियस बर्नर, अ डॉक्टर विद अ डिफरेंस। क्या इनकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। ये मल्टी टैलेंटेड थे। देखते हैं क्या क्या करते थे। तो जो इनकी स्टोरी है ना वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से। तो ये ऊपर तो थोड़ा नेम्स है बहुत सारे, तो इसको भी एक बार देखना पड़ेगा। Once the Portuguese arrived in India in about 1500, a number of them wrote detailed accounts regarding Indian social customs and religious practices। तो जो पोर्टुगीज़ थे वो 1500 के अंदर इंडिया के अंदर आ गए थे और उन्होंने अकाउंट्स लिखना स्टार्ट किए। किसके अकाउंट्स, इंडियन सोशल कस्टम और उसके रिलीजियस प्रैक्टिस के अकाउंट्स लिखना शुरू कर दिए। अ फ्यू ऑफ देम सच एज दी जीसुइट रॉबर्टो नोबिली इवन ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेजेस। और एक जीसुइट है रॉबर्टो नोबिली, इन्होंने क्या किया, जो इंडियन टेक्स्ट था उसको यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर भी ट्रांसलेट किया। तो इम्पोर्टेंट है भाई, एमसी क्वेश्चन बनेगा। और एक पोर्टुगीज राइटर थे दुआर्ते बारबोसा, ये बताऊँ किसमें पढ़ा होगा आपने, विजयनगर के अंदर ये पढ़ा होगा। हु रोट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। तो इन्होंने क्या किया, डिटेल्ड अकाउंट लिखा ट्रेड एंड सोसाइटी ऑफ द साउथ इंडिया। दैन 1600 में आपको बताएं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, डच आ गए, फ्रेंच ट्रेवलर्स आ गए, ये सब आ गए। Then one of the most famous was the French jeweler Jean-Baptiste Tavernier, who traveled to India at least 6 times। और इसको इंडिया इतना पसंद आया कि इंडिया को इन्होंने 6 times ट्रैवल किया। He was particularly fascinated with the trading condition in India and compared India to Iran and Ottoman Empire। अब इसको इंडिया इतना अच्छा लगा कि क्या करता था, ये जो ट्रेडिंग कंडीशन थी ना इंडिया की उसको कंपेयर करता था किससे, ईरान से और ऑटोमन एम्पायर से। Some of the travelers like Italian doctor Menucci never returned to Europe and settled down in India। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक इटालियन डॉक्टर थे मेनुकी या फिर मेनुसी, जो भी बोलो, तो ये यूरोप से आए थे और इंडिया के अंदर ही रह गए, वापस यूरोप ही नहीं गए, इतना अच्छा लगा। फ्रैंकिस बर्नर, अब स्टार्ट होता है फ्रैंकिस बर्नर का, जो कि एक फ्रेंचमैन थे, साथ में डॉक्टर भी थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और हिस्टोरियन भी थे, इतने मल्टी टैलेंटेड थे। Like many others, he came to the Mughal Empire in search of opportunity. He was in India for 12 years from 1656 to 1668। So ये 12 साल इंडिया के अंदर रहे और मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड ही आए थे। कब आए, 1656 से 1668 तक इन्होंने इंडिया के अंदर अपना समय व्यक्त किया। तो ये आए तो मुगल कोर्ट के अंदर आए तो इनको एज अ फिजिशियन रखा गया टू प्रिंस दारा शुको। प्रिंस दारा शुको कौन थे, जो एल्डेस्ट सन थे शाहजहाँ के। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहाँ कौन, प्रिंस दारा शुको। और प्रिंस दारा शुको का फिजिशियन कौन था, फ्रैंकिस बर्नर। एंड लेटर एज अ इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट विद दानिशमंद खान एंड आर्मेनियन नोबल एट द मुगल कोर्ट। और फिर बाद में ये एज अ इंटेलेक्चुअल, एज अ साइंटिस्ट रहे, मतलब साथी रहे किसके, दानिशमंद खान के। अब दानिशमंद खान कौन थे, एक आर्मेनियन नोबल थे मुगल कोर्ट के अंदर। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स थे, तो इनको एक बार देख लेना, क्वेश्चन बन सकते हैं। अब कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट। अब फ्रैंकिस बर्नर की एक खासियत बताऊँ क्या थी, ये इंडिया को है ना जो नीचा दिखाता था, ये इंडिया को और यूरोप को दोनों को कंपेयर करता था और यूरोप की बड़ाई करता था और इंडिया की बुराई करता था। तो इसलिए क्या है, यूरोप के अंदर ज़्यादा फेमस हो गया। और अब तो स्टार्ट करते हैं। बर्नियर ट्रैवल टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड रोट अकाउंट्स ऑफ व्हाट ही सो, फ्रिक्वेंटली कंपेयरिंग व्हाट ही सो इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप। मैंने आपको बता दिया कि जो कुछ भी देखता था ना उसको ये यूरोप से कंपेयर करता था। ही डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग टू लुइस 16 द किंग ऑफ द फ्रांस एंड मैनी ऑफ हिज वर्क वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। सो इसकी जितनी भी राइटिंग्स थी उसको ये लुइस 16 के पास भेजता था, जो कि किंग ऑफ द फ्रांस था। और साथ में जो इसके वर्क्स थे, जो इसके अकाउंट्स थे ना, वो एज अ लेटर के फॉर्म के अंदर लिखे जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इन द फॉर्म ऑफ लेटर कौन सा ट्रैवलर लिखता था।
तो फ्रैंकिस बर्नर। Then, in virtually every instance, Bernier described what he saw in India, a bleak situation in comparison to developments in Europe. क्या करता था, इंडिया की जितने भी सिचुएशन है उसको कंपेयर करता था यूरोप के डेवलपमेंट से। तो ऑब्वियसली बात है, यूरोप अच्छा है और इंडिया बुरा है। बट दिस असेसमेंट वाज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। और जिसके ये असेसमेंट है वो ऐसा नहीं है कि हर बार ही एक्यूरेट हो, कुछ गड़बड़ी तो है। When his works were published, Bernier's writing became extremely popular. अब पॉपुलर तो होना ही है, जब इंडिया को नीचे दिखा रहा है और यूरोप को बढ़ा रहा है तो यूरोप के अंदर पॉपुलर होगा ही। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रैवलिंग विद मुगल आर्मी, और ये देखना एक बार, द क्रिएशन एंड द सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़ अबाउट इंडिया। अब इंडिया के जो आइडियाज़ थे वो कैसे सर्कुलेट किए। तो क्या हुआ, जैसे यूरोपियन ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आए तो इंडिया के बारे में वो जान के गए कि इंडिया में ऐसा होता है, फिर यूरोप के अंदर चले गए। यूरोप के अंदर उन्होंने बताया कि देखो देखो इंडिया के अंदर ऐसा होता है फलाना ढीका। फिर क्या हुआ, 1750s के अंदर इंडियंस गए कुछ, शेख इतिसामुद्दीन एंड मिर्ज़ा अबू तालिब विजिटेड यूरोप। अब ये दो बंदे गए यूरोप के अंदर और वहाँ पर इन्होंने डिबेट किए, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, कन्फ्रंट किया कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, मतलब कि इंडिया को ये इन्फ्लुएंस करने गए थे, इंडिया की तारीफ करने गए थे। तो ये हो गया यहाँ पर। आगे चलते हैं। बर्नियर वर्क्स वर पब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1670 एंड 71। सो जो बर्नियर के जो वर्क्स थे वो फ्रांस के अंदर पब्लिश कब हुए, 1670 एंड 71 के अंदर। और फिर उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश के अंदर, डच के अंदर, जर्मन और इटालियन के अंदर विद इन द नेक्स्ट 5 years। दैन बिटवीन 1670 और 1725, 1670 और 1725 के अंदर ये इतना पॉपुलर हुआ, जो इसके अकाउंट्स थे ना वो 8 times रिप्रिंट हुए फ्रेंच के अंदर, और 1684 के अंदर 3 times रिप्रिंट हुए इंग्लिश के अंदर, मतलब इतना पॉपुलर हो गया था। देन आगे चलते हैं। ये हो गया अपना आज के लिए इतना काफ़ी। आई थिंक वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं देखते हैं। तो इसमें बताएंगे कि अल-बरूनी के जो अब नए वर्ल्ड के अंदर आया, नई कंट्री के अंदर आया, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा ये देखेंगे। दैन इसको कवर होने के बाद अपन देखेंगे इब्न बतूता के बारे में। दैन इसके बाद एक और आएगा टॉपिक जो कि है फ्रैंकिस बर्नर का। ये आ गया फ्रैंकिस बर्नर एंड दी डिजनरेट ईस्ट, ये हो गया। देन लास्ट में एक वुमेंस का और टॉपिक है जिसके अंदर अपन वुमेंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे वुमेंस के कोई अकाउंट्स नहीं है इतने, लेकिन कुछ है जो वुमेंस के बारे में भी इसके अंदर बताया। वुमेन स्लेव्स एंड सत्यन लेबर्स, मतलब वुमेन की कंडीशन बताया कि उस टाइम पर वुमेन्स की कंडीशन कैसे होती थी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यार वीडियो को शेयर करो ना, अगर आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है तो आप वीडियो शेयर करिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप शेयर क्यों करेंगे। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।